Welcome to guys the Hindu Unavailable IS चौधरी तूफान आया हुआ है। हाल ही में ही जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बच्चों को उनकी जो है सहमति के बिना डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड टेस्ट में उनकी आनुवंशिक जानकारी को प्रकट होने से बचाने का अधिकार है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाया कि जो बच्चों को है उनकी है सहमति के बिना डीऑक्सीन्यूरोबिन एसिड टेस्ट में उनकी आनुवंशिक जानकारी को प्रकट होने से बचाने का अधिकार है। डीएनए टेस्ट फैसले मुख्य बातें। अदालत ने फैसला सुनाया है कि आनुवंशिक जानकारी व्यक्तिगत और अंतरंग होती है। बच्चों को निजता और शारीरिक अखंडता का अधिकार है। बच्चों को भौतिक वस्तुओं की तरह नहीं समझना चाहिए और पति पत्नी के बीच है लड़ाई के केंद्र बिंदु नहीं बनाया जाना चाहिए। डीएनए टेस्ट की अनुमति देने से माँ की प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा की भावना को नुकसान पहुंचेगा। बच्चे के अधिकार को संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन के तहत बच्चे को निजता और स्वायत्तों और पहचान के अधिकारों को मान्यता दी गई है। एक बच्चे की आनुवंशिक जानकारी उसके मालिक और निजता के अधिकार हिस्सा है। डीएनए पितृत्व परीक्षण क्या है? डीएनए एक आनुवंशिक सामग्री है जो कि बच्चे को अपने माता पिता से विरासत में पाते हैं। डीएनए पितृत्व परीक्षण डीएनए के प्रोफाइल का उपयोग ये निर्धारित करने के लिए करता है कि कोई भी व्यक्ति बच्चे को जैविक माता पिता है या नहीं। जैविक माता पिता की पहचान करने के लिए माता पिता और बच्चे को चॉइस मार्कर डीएनए प्रोफाइल की तुलना की जाती है। चॉइस करेक्ट होना, चॉइस करेक्ट मार्कर, ठीक है। तो ये भी हमारा अधिकार है कि भाई हम अपनी है तो प्राइवेसी है, अपनी अनुमति के बिना जो है हमारा डीएनए टेस्ट नहीं किया जा सकता। मृत्यु के उसके माता पिता को पहचानने के लिए, अगर कोई बंदा मर जाता है, वो लापता है, उसके माता पिता को पहचानने के लिए तो वो डीएनए टेस्ट अलग कहती है। डीएनए द यूएसए। भारत में आनुवंशिक सूचना की स्थिति। आनुवंशिक डेटा और गोपनीय एक शब्द है जो कि किसी भी तीसरे पक्ष और किसी तीसरे व्यक्ति को अनुमति है के बिना उसके आनुवंशिक डेटा का उपयोग करने पर रोक प्रयास करता है। तकनीकी प्रगति ने गोपनीयता अधिकारों का उल्लंघन करते हुए डीएनए नमूनों को व्यक्तिगत जानकारी निकालना आसान बना दिया है। आनुवंशिक सूचना लाभ व्यक्ति स्वास्थ्य और वंश के बारे में प्रकरण बता सकता है। किसी भी व्यक्ति को अपने स्वयं के स्वास्थ्य और चिकित्सा का अनुसंधान और बीमारी रोकथाम के लिए प्रति जागरूकता बढ़ा सकता है। आनुवंशिक जानकारी की नुकसान है। जो आनुवंशिक डेटा में एक व्यक्तिगत डीएनए के गुणसूत्र होते हैं जो कि स्वास्थ्य और वंश के बारे में जो व्यक्तिगत जानकारी प्रकट कर सकते हैं। प्रत्यक्ष से पुख्ता के आनुवंशिक परीक्षण हमेशा विश्वसनीय नहीं होते हैं और इसके परिणाम स्वरूप किसी निजी जानकारी के अनपेक्षित जोखिम हो सकते हैं। 2018 में जो है दिल्ली में उच्च न्यायालय में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के दिल की बीमारी वाले एक व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव से आनुवंशिक विकार माना गया है। आनुवंशिक भेदभाव अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टारास्वामी और अन्य अनुच्छेद 21 के तहत है जो निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और भी भारत संघ। आनुवंशिक भेदभाव लगभग सभी देशों में अवैध है। 2008 में संयुक्त राज्य ने आनुवंशिक सूचना गैर भेदभाव अधिनियम पारित किया। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन।
यूएनएससी ने एक बाध्यकारी मानवाधिकार संधि है जो बच्चों के राजनीतिक और नागरिक अधिकार, सामाजिक, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक अधिकारों को निर्धारित करती है। यूएनएससी बच्चों के अधिकार को मूल सिद्धांतों के रूप निम्नलिखित की स्थापना की है: गैर भेदभाव, जीवित, आरक्षित, उत्तरजीवित और विकास अधिकार, बच्चों के सर्वोत्तम हित, बच्चों के विचारों को सम्मान। इससे कि 1890 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया था, 1990 में लागू हुआ और भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 को कन्वेंशन की पुष्टि की। बाल अधिकारों पर समिति विशेषज्ञों के निकाय में बाल अधिकारों पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन क्रियान्वयन, निगरानी और रिपोर्ट करता है। WMCC की रिपोर्ट है जो 26वीं बैठक है। 2020 में भारत चीन सीमा पर गतिरोध शुरू होने के बाद पहली बार भारत और चीन सीमा मामले में WMCC पर विमानवार समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 26वीं बैठक के लिए बीजिंग का दौरा किया गया। जुलाई 19 में जो है 14वीं बैठक के बाद है WMCC की जो है कि पहली व्यक्तिगत बैठक थी। WMCC के जो है 2012 में भारत चीन सीमा क्षेत्र प्रबंधन के प्रशासन और समन्वय के लिए एक संस्थागत तंत्र के रूप में स्थापित किया गया और साथ ही दोनों पक्षों की सीमा सुरक्षा कर्मियों के बीच सही संचार और सहयोग को मजबूत करने पर विचार आदान प्रदान किया जाता है। दोनों पक्षों में माता भारत चीन सीमा क्षेत्र में पश्चिमी क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थित है जो समीक्षा की और शेष क्षेत्रों को जो खुले और रचनात्मक तरीके से पीछे हटने के प्रस्तावों को कार्य पर चर्चा है जो कि पश्चिमी क्षेत्र में जो है LAC पर अमन चैन की बहाली की मदद करेंगे, द्विपक्षीय संबंधों का सामान्य स्थिति की बहाली के लिए परिस्थिति पैदा करेंगे। हाल ही में जो विद्युत मंत्रालय ने शक्ति नीति में वो V5 के तहत वित्त स्वामित्व और रचनात्मक के आधार पर है जो प्रतिस्पर्धा आधार पर 45 मेगावाट की सकल बिजली की खरीद के लिए एक योजना घोषित की। का मुख्य उद्देश्य योजना के तहत है जो CFC कंसल्टिंग लिमिटेड में 45 मेगावाट की आपूर्ति के लिए बीजिंग अमेरिकी आमंत्रण किया और अप्रैल 2023 में बिजली की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। कोयला मंत्रालय ने जो इसके तहत लगभग 27 AMTM आवंटित करने के लिए अनुरोध किया गया है। योजना के जिन राज्यों की मदद मिले इनकी जो उम्मीद और जो बिजली की सामग्री समग्र कर रहे हैं उत्पादन संयंत्रों को अपनी क्षमता बढ़ाने की मदद करेंगे। शक्ति नीति लॉन्च किया गया 2017 में वित्त मंत्रालय द्वारा शक्ति के नाम से जाना जाता है। स्कीम टू हॉनर्स एंड ओलाइटेड कोयला ट्रांसपोर्टरी इन इंडिया। कोयले की नीलामी के मध्य इन बिजली संयंत्रों को कोयला लीकेज
प्रदान करता है जिसके पास ईंधन आपूर्ति समझौता ही नहीं है। उद्देश्य: भारत में सभी ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की उपलब्ध सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। इसके तरह के जो पदार्थ पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ हो, न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए बल्कि उन सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए बैठक के लिए भी फायदेमंद माना जाता है और इसके तहत इसके भरी कर चुकाना नहीं जगह। इसके उद्देश्य अस्तित्व कोयले पर निर्भरता कम करना और घरेलू उद्योगों में बढ़ावा देना है। कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, स्टील, सीमेंट, तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल, रासायनिक और उर्वरक जैसे उच्च प्रदूषण वाले क्षेत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड को है जो डिकार्बोनाइट करने के लिए तकनीकी देश में CO2 का आधा करने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता 2050 तक है, जो उत्सर्जन नीति आयोग द्वारा तैयार CCUS के नीतिगत ढांचे पर एक रिपोर्ट कहती है। रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं: भारत में व्यापक बाजार अवसरों के साथ कैप्चर किया गया है। CO2 के विभिन्न मूल्य वर्धित उत्पादों में परिवर्तन करने के लिए जो व्यापक अवसर प्रदान करने और इस प्रकार से परिपत्र अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एक महत्वपूर्ण रोजगार सृजन के कारण भी बनता है। यह भी अनुमान लगाता है कि 2050 तक लगभग क्षेत्र 750 है जो MTPA कार्बन कैप्चर चरणबद्ध तरीके के पूर्वकालिक समतुल्य आधार पर है, लगभग 8 से 10 मिलियन रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। सुझाव: व्यापक स्तर के नीतिगत हस्तक्षेप में आवश्यकता है, जैसे कि भारत में अपने NDC जो लक्ष्यों को उद्यत किया गया है, जो कार्बोनाइट्रेशन प्राप्त करने के लिए कटौती रणनीति के CCUS की भूमिका है। कार्बन कैप्चर उपयोगिता के भंडार फ्लू गैस के वातावरण CO2 को हटाने के लिए विद्युत तकनीकों में शामिल करता है और CCUS ने प्रौद्योगिकियों के उपयोग कचरे जैसे अपशिष्ट CO2 ईंधन, रेफ्रिजरेटर और निर्माण सामग्री में परिवर्तित किया जाता है। देश में जो है 2030 तक अपने उत्सर्जन के आधा करने और 2050 तक शुद्ध शून्य तक पहुंचने में मदद करने के लिए है, जो एक महत्वपूर्ण उपग्रह माना जाता है। CCUS ने जुड़ी पुनर्चुनौतियां: महंगा और पुनर्नवीनीकरण, CO2 कम मांग। इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक कमीशन भारत के हाल ही में 2023 से 25 कार्यालय में जो है ICC उपाध्यक्ष के सामरिक प्रबंधन बोर्ड अध्यक्ष जीता है। ICC एक अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करने की वाली संस्था है जो कि सभी इलेक्ट्रॉनिक्स और से संबंधित तकनीक के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्रकाशित करता है। मुख्यालय जेनेवा में MBS तकनीक गतिविधि नीति के मामले में जिम्मेदार एक शीर्ष शासन निकाय है। भारत का जो है प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है और भारतीय राष्ट्रीय कोण को सामने रखा जाए। ये राष्ट्रीय मानक
मानकीकरण और प्राथमिकता के अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को साथ संरेखित करने का अवसर प्रदान करता है। पृथ्वी के इतिहास में भूगर्भीय समय की किस इकाई का उपयोग सबसे हाल ही में अवधि में वर्णन करने के लिए किया जाता है? तो है बिस्मटेक, एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है जो बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में इसके सदस्य एकता प्रतीक का पूरा नाम है बंगाल ऑफ द इनेक्टिव मल्टीसेक्स टेक्निकल इकोनॉमिक्स। दक्षिण एशिया में कौन से बिम्स्टेक क्षेत्रीय संगठन है? अतः युग भूगर्भीय समय औपचारिक है जो इसकी पृथ्वी के इतिहास में हाल ही में जो अवधि वर्णन है इसकी मान्यता गतिविधियों जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। एग्रोपोसीन युग कौन सा युग है? तो एग्रोपोसीन युग है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के 2022 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में संयुक्त राष्ट्र है जो 2000 है जो दुनिया में 2022 में आधी से अधिक आबादी एशिया में रहती है, जिसमें चीन और भारत में 1 बिलियन से अधिक आबादी वाले दो सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं। तो ये 1.4 बिलियन। हाल ही में जो G20 जो 17वां है वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कंबोडिया नहीं, ये आयोजन किया गया इंडोनेशिया की अध्यक्षता बाली में G20 का 17वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया। उभरे मजबूत बनाने थीम के तहत है जो 18वां शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 18वां 17वां वहाँ पर किया गया। इसका विकल्प सही है सी डी। शब्द है लीवे स्वतंत्रता, डिलेटरी धीमा, रेप्रोटबरेट बदमाश, एक्सिमोटिक्स शिद्दत, हुडविक आँख में धूल झांकना, हुडविक।